नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ यह भी है कि संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप लोग के लिए सामान्य अध्ययन का एक कोर्स शुरू करने का, जिसमें आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों ही कक्षाएं दी जाएंगी। यह जो कोर्स है यह एक हाइब्रिड कोर्स रहने वाला है, यानी कि अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो हमारे साथ आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ जाइए, यदि दिल्ली नहीं आ सकते तो ऐसी स्थिति में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यह कोर्स 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है, इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ क्या क्या बातें बता रही हैं, क्या है इसमें खास। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि कल हम लोग की जो सरकार है, हमारे जो सांसद हैं सभी, उन्होंने स्थानांतरण किया हमारी जो पिछली संसद थी उससे नई संसद की तरफ। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जो हमारी पिछली संसद है उसको अब आने वाले समय में सभी लोग संविधान भवन के रूप में जानेंगे। सारी बातचीत अच्छी हुई, लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान जब सभी सांसद नई संसद की ओर गए तो उन सभी लोगों को कुछ प्रतियां दी गई, यानी कि हर एक को संविधान दिया गया, एक कॉपी दी गई, उनके पास थी, कॉइन्स वगैरह दिए गए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सम्मान दिया गया था। तो जो विपक्ष के नेता हैं इस समय, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने संविधान को पढ़ते हुए, उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हुए बताया कि एक्चुअल में जो प्रतियां दी गई हैं उसके अंदर 2 शब्द तो लिखे ही नहीं है प्रस्तावना में। कौन कौन से 2 शब्द? उन्होंने कहा कि ना तो इसमें समाजवादी लिखा हुआ है और ना ही पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो इस बात ने एक बहुत ही तेजी से अब तूल पकड़ा और काफी ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ सभी लोगों में और सब जगह चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के और जो बाकी नेता है जैसे कि सोनिया गांधी है, उन्होंने भी यही बात कही कि कैसा संविधान है जब हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो उसके बाद इस कॉपी के अंदर जो हमें कॉपी दी गई है उसमें क्यों यह शामिल नहीं है। तो फिर वर्तमान में जो हमारे विधि मंत्री हैं, कौन, अर्जुन मेघवाल साहब जो हैं, उन्होंने इस पे जस्टिफिकेशन दिया, कहा कि आप लोग को जो प्रतियां दी गई हैं उन प्रतियों के अंदर सारी बात जो शामिल है वह ओरिजिनल संविधान की है, मूल संविधान की है, संशोधित नहीं है वह। तो इससे एक प्रश्न मेरे मन में भी आया कि यदि यह संशोधित नहीं है तो हमें ये बात पता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ में अखंडता। तो कायदे से अखंडता भी वहां पर होना नहीं चाहिए था। क्या ठीक है, पर यह सारी की सारी जो बातें हुई, इनका जो आपसी विवाद था, उस विवाद ने हमारे लिए कुछ बातें अब प्रस्तुत कर दी। हमें बताया कि भाई फिर एक बार अब रिवीजन की जरूरत है हम लोग को कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता पर चर्चा की जाए और साथ साथ में जान लिया जाए थोड़ा सा संविधान की प्रस्तावना के बारे में, क्योंकि अब जिस तरह से विवाद उठा है प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना का विकास एक्चुअल में कैसे हुआ था। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसके ऊपर दायित्व आया था कि भाई अब भारत के लिए एक संविधान तैयार करना है और उस संविधान की एक प्रस्तावना भी होने वाली है। तो इसी वजह से जब संविधान तैयार हो रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सभी लोगों ने मिलजुल करके काफी मेहनत से संविधान तैयार किया था। संविधान तैयार होने के साथ साथ ही एक प्रस्ताव बहुत अधिक चर्चाओं में रहता है जिसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। क्यों पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, आप नाम से समझ सकते हैं। उद्देश्य मतलब कि हम जो भी संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान में क्या क्या होना जरूरी है, हम अपने नागरिकों को क्या क्या देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी बातों को इसी उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था। तो इसी के अनुरूप सारा का सारे कार्यक्रम हुआ, पूरा संविधान तैयार हुआ। इसी के साथ क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को जो यह उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज करते हुए इसको संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया गया और उसको फिर स्वीकार लिया गया था। तो डेट 22 जनवरी 1947 है। उस दिन के बाद से हम लोग का जो संविधान है, यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सब चीज़ें चल रही हैं और समय समय पर हम संशोधन भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो ओरिजिनल उद्देशिका थी, यह प्रियम्बल जो आई थी, इस प्रियम्बल की कुछ खास बातें यह है कि इसमें 3 शब्द नहीं थे जिस पे चर्चा खास हो रही है। तो हम लोग जब स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि यहाँ पर 2 शब्द गायब हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो प्रियम्बल है उसमें क्या शामिल है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ओरिजिनल रूप था। साथ साथ यहाँ पर एकता के साथ अखंडता भी शामिल थी जो नहीं हुआ करती थी। तो हालांकि यहाँ पर शब्द नहीं है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का नेचर कुछ अलग था। भारतीय व्यवस्था जब शुरू हुई थी तो शुरुआत से ही हम लोगों ने समाजवाद को ग्रहण किया था। समाजवाद के अनुरूप ही पूरी की पूरी व्यवस्था रही थी। इतना ही नहीं, जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ था तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, यदि वो पाकिस्तान जाना चाहें तो ठीक, यदि वह भारत में रहना चाहें तो भी ठीक, भारत में भी उनके अधिकारों की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, तो यानी कि हमने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत का जो नेचर है पूरी तरह से सेक्युलर रहेगा। हम कभी भी किसी भी समय में भारत के लिए कोई धर्म घोषित नहीं करने वाले हैं। और आज भी देखिए, भारत जो है वह सभी धर्मों के लिए है और सभी लोग मिलजुल कर रहते भी हैं। बट क्या हुआ, जब कालांतर में अलग अलग सरकारें आई, जैसे कि जब इंदिरा गांधी ने सरकार संभाली तो उन्होंने कई बातों पे ध्यान दिया। तो उन्होंने यह माना कि जब संविधान तैयार हुआ था ओरिजिनली, तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं करना एक गलती थी। उन्होंने नहीं किया, उनके अपने तर्क थे। हम चाहते हैं कि हम इसको शामिल करें, तो इसी वजह से 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 में पेश किया गया, जिसमें शामिल थे यह शब्द। तो इसके बाद प्रेम्बल का जो रूप था वह थोड़ा सा बदल गया, लेकिन स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी भारत की व्यवस्था जैसी चल रही थी वह सब चल रही है। जैसे कि हम लोग खास ध्यान देते हैं पंथ निरपेक्षता पे, तो हमें पता है ऑलरेडी कि पंथ निरपेक्षता को लेकर के हम लोगों ने सभी नागरिकों को पहले ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं। कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख ऑलरेडी है। तो भारत के संविधान का नेचर या भारत का नेचर पहले से ही सेक्युलर है। इसके साथ ही समाजवाद को लेकर हमने कई बातें अपने डीपीएसपी में शामिल कर ही रखी हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग अनुच्छेद भी इसको निरूपित करते हैं। तो नेचर नहीं बदला था, सिर्फ प्रस्तावना की थोड़ी सी स्थिति बदली थी, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ था। ठीक है, तो यह स्थिति जो थी आप लोग के सामने यही है। तो यह हम लोग की वास्तविक ओरिजिनल जो प्रियम्बल थी वह थी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यूपीएससी जैसा महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्रियम्बल को समझ लेते हैं बट पूरी तरह से याद नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग को यह पूरी तरह से याद हो, और कभी भी कोई कहे ना कि अच्छा प्रियम्बल आती है तो सुनाइए, तो आप तुरंत उसको सुना सकें। ठीक है, प्रियम्बल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अलग अलग एग्जाम में हमने देखा है कि प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है, मेंस में तो क्वेश्चन आते ही हैं प्रियम्बल से, तो तैयार रहना ज़रूरी है। जैसे कि मेंस में भी अगर आपसे प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो लिख दीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ ठीक है, आपको इसकी जो मेन बातें हैं वह पता है। तो काफ़ी छोटी सी है, इजीली याद इसको किया जा सकता है। कुछ तर्क कि संविधान सभा में क्यों इन शब्दों को शामिल नहीं किया गया, तो बड़े बड़े लोग जैसे केटी शाह वगैरह जो थे, उन लोगों ने माना था कि संविधान में होना चाहिए, सब कुछ शब्द होना चाहिए प्रस्तावना में। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने बताया कि हम लोग को राज्य की नीति के लिए कोई भी मानक निर्धारित नहीं करने चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। तो उन्होंने यह माना कि समाज को अपने सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पक्ष किस प्रकार संगठित करने चाहिए, ये हमें परिस्थितियों पर छोड़ देना चाहिए, समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं यह सारे फैसले लेंगे। यदि हम अभी से ही इस प्रकार की बातें निर्धारित कर देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारा संविधान ढह जाए। तो संविधान को संरक्षण देने के लिए उस समय नहीं शामिल किया गया था, ऐसा माना गया था। बट फिर बाद में जब व्यवस्था हुई तो हम लोग को पता ही है कि संविधान हमारा लोचशील है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, तो शामिल कर लिया गया था। तब से आज तक यह शब्द जो है यह संविधान की प्रस्तावना में यथावत बने हुए हैं। तो जब हम लोग को जो नई प्रस्तावना मिली थी वह नई प्रस्तावना हम लोग की इस तरफ है, पुरानी प्रस्तावना उद्देश्य का इस तरफ है। ठीक है, तो बस वही 3 शब्दों का अंतर है, इसके अलावा कोई और अंतर नहीं। लेकिन क्या क्या हुआ था कार्यक्रम, तो भाई इंदिरा गांधी सरकार यह महसूस करती थी कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं गरीबों के लिए, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और सरकार बहुत अधिक प्रतिबद्ध थी समाजवाद को लेकर और गरीब समर्थक छवि बनाने के लिए। तो इसीलिए इंदिरा गांधी सरकार को महसूस हुआ कि हम दिखाएं इस बात को संविधान में भी कि हमारे देश का नेचर समाजवाद है, और इसके साथ साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि हम धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करते। बहुत बार डिस्प्यूट होता है इसको लेकर के भी कि धर्म निरपेक्ष यूज़ करते हैं, पंथ निरपेक्ष, बट एक्चुअल में हम लोग पंथ निरपेक्ष यूज़ करते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारा जो देश है या हमारी जो व्यवस्था है वो धर्म से निरपेक्ष नहीं है। कभी भी आप देखिए सरकार कोई भी वो धर्म से निरपेक्ष नहीं होती, धार्मिक मामलों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, हर जगह थोड़ा बहुत सब चीज़ चलती हैं। तो इसीलिए सब लोगों ने यह माना कि हम पंथ से निरपेक्ष हैं, पंथों से हम लोग अलग हो सकते हैं बट धर्म में हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। हालांकि इंग्लिश में सेक्युलर शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, तो समाजवाद को लेकर के इंदिरा गांधी सरकार लगातार कार्य कर रही थी, गरीबों के लिए कार्य कर रही थी। उन्होंने माना कि इसको शामिल किया जाना चाहिए और दिखाना चाहिए संविधान के अंदर भी कि हमारा लक्ष्य और दर्शन क्या है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सारी व्यवस्था की
और सब कुछ शामिल कर लिया। हालांकि उस समय जो समाजवाद की व्यवस्थाएं और थी, हम लोग उनके समान नहीं थे, हमारे अपने मानक थे, हमने अपनी नीतियां बनाई थी, उसके अनुसार ही हम लोग समाजवाद को चला रहे थे। ठीक है, तो सभी बातें इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष के लिए भी हुई थी कि भाई सब कुछ मिलजुल के चल रहा है, देश की एकता बनी हुई है, अखंडता बनी हुई है, मिलजुल के सारा काम हो रहा है, सभी धर्म के लोग साथ रह रहे हैं, साथ खा पी रहे हैं, व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। तो देखना चाहिए और संविधान में भी ये बात उल्लिखित होनी चाहिए कि हम लोग पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष हैं और सबको मिल करके रहना ही है। और साथ साथ इसका अर्थ यह भी था कि हम दिखाएं कि भारत के संविधान का और भारत का नेचर कोई धार्मिक नहीं है, हम किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने शामिल कर लिया था पंथ निरपेक्ष शब्द को भी। क्लियर है बात। तो अमेंडमेंट जो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसको कहा जाता है, 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ इतना ही कार्य नहीं हुआ था, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण संशोधन और भी किए गए थे। तो बहुत लंबी सूची है, हर एक पे बात करना जरूरी नहीं है, विशेष से भटकाव नहीं करेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि लेकिन यह सब बात आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है खासतौर पर कि जिस समय यह सभी शब्द संविधान में नहीं थे, प्रस्तावना में नहीं थे, तब भी नेचर वही था, आज भी नेचर वही है। और प्रश्न बन सकता है आप लोग के लिए मेंस में, तो तैयार रहिएगा अपने नोट्स लेकर के कि लिख देना है जब पूछे जाएंगे सभी चीज़ों को। क्लियर है इतनी बात सभी आप लोग को? इतना अच्छे से जब जान गए हैं, समझ गए हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग सरलता से, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का पार्टिसिपेशन लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले मैं देखता था कि लगभग 4 लोग हुआ करते थे, 3 लोग हुआ करते थे जो आंसर देते थे, बट अब यह संख्या जो है वह 12-15 तक हो गई है। लोग रेगुलरली शामिल हो रहे हैं इस क्विज में, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है देख करके कि हाँ, जो यहाँ मेहनत हो रही है वो आप तक पहुँच रही है और आप लोग अच्छे से आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ क्या कह रही है। अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध फिर दोबारा भाई शुरू हो गया है। यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण जंग है जो आज भी बनी हुई है। दोनों ही देश कहते हैं कि नारगोनो काराबाख हमारा क्षेत्र है, वह हमारे अधीन होना चाहिए, जिस वजह से कभी कभी इन दोनों देशों को युद्ध में या संघर्ष में रत भी देखा जाता है। अभी वर्तमान में क्या हुआ आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में अभी जो सारा मामला शुरू हुआ है वह अजरबैजान की तरफ से शुरू हुआ है। अजरबैजान ने अर्मेनिया के क्षेत्र पर अभी हमला कर दिया है, इनकी गोलीबारी हो रही है और उद्देश्य फिर वही है कि नागोर्नो काराबाख को पूरी तरह से शामिल कर लिया जाए अजरबैजान के क्षेत्र में। वर्तमान स्थिति यह है कि अर्मेनिया देश का नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार बनाए हुए हैं। तो समझते हैं कि भाई तत्कालीन कारण क्या है, फिर थोड़ा सा इनका इतिहास भी समझेंगे, जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तो अभी वर्तमान में जो मामला शुरू हुआ था यह 2022 से शुरू हुआ था। 2022 से पहले की स्थिति आपको मैं बताऊं तो 2020 में इन दोनों ही देशों के बीच में युद्ध हुआ था नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर के। तो उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया था, काफ़ी बातचीत इनमें हुई थी, इन्होंने सहमति बनाई थी आपस में और इन्होंने जो भी संधि हो सकती थी वो सब कुछ कर लिया था। तब से सब कुछ ठीक था। लेकिन 2022 से क्या हुआ कि फिर दोबारा अजरबैजान का हस्तक्षेप बढ़ने लगा नारगोनो काराबाख वाले क्षेत्र में, क्योंकि यह अर्मेनिया के अधीन है। तो यह चाहता है कि मैं फिर दोबारा से इसका अधिग्रहण कर लूं। तो अर्मेनिया अभी तक इसको यूज कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि अर्मेनिया से नारगोनो काराबाख जाने के लिए एक सड़क का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी सड़क को बाधित करने का काम 2022 में अजरबैजान के लोगों ने शुरू कर दिया था। शुरुआती स्थिति यह हुई थी कि भाई इन्होंने पर्यावरणीय कार्यकर्ता के रूप में यह लोग वहां पहुंचे। उन्होंने माना कि हमारे देश में पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, आप संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने रोड को ब्लॉक कर लिया। रोड को ब्लॉक करने के बाद अर्मेनिया के मुख्य क्षेत्र से नारगोनो काराबाख वाले क्षेत्र में जो भी सहायता भेजी जाती थी या जो भी लोग आना जाना करते थे वो सब कुछ रुक गया। और इनके हस्तक्षेप के बाद, नाकाबंदी कर लेने के बाद में सिर्फ 2 ही लोगों को अनुमति थी। पहले रूसी शांति सैनिक और दूसरे हैं रेड क्रॉस काफिले। इनको बोला कि सिर्फ आप ही रोड का प्रयोग करेंगे, आएंगे जाएंगे, बाकी जो सामान्य जनता है वह प्रयोग इसका नहीं करेगी। शुरुआत में कार्यक्रम पर्यावरण के लिए किया गया था, लेकिन क्या हुआ, अप्रैल 2023 में अजरबैजान ने यहाँ पर एक आधिकारिक चौकी भी स्थापित कर ली अपनी। तो उस समय तक ठीक था, मामला चल रहा था, सुलझाने के प्रयास हो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हमला हो गया, बहुत अधिक गोलीबारी हो रही है, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, कुछ की मृत्यु भी यहाँ पर देखी गई है। वर्तमान में अब अजरबैजान ने जो यहाँ पर हमला किया है, तो अजरबैजान ने अभी 3 उद्देश्य बताए कि मैं इन 3 उद्देश्यों की वजह से हमला कर रहा हूँ। यह इसकी कुछ पुरानी गतिविधियां थी जो इसने की और ये आज इस समय तक पहुंचा। अब अजरबैजान का यह कहना है कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को समाप्त किया जाए। आतंकवाद विरोधी गतिविधियां यानी कि यह कहता है कि अर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ साजिश कर रहा है, यह हमारी व्यवस्था को खराब करना चाहता है। तो आतंकवादी गतिविधियां हो गई, तो इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियां यहाँ चलाना
बनाना जिससे कि व्यवस्था इसके अनुरूप हो जाए और आतंकवाद को क्षेत्र में रोका जा सके। इतना ही नहीं, इसने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि नागोर्नो काराबाख वाले क्षेत्र में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की जाए और यहाँ से आर्मेनियाई सैनिकों को बाहर निकाल दिया जाए। यह 3 उद्देश्य हैं जिसके कारण अजरबैजान ने यहाँ पर हमला कर दिया है और अब दोनों संघर्ष में रत हो गए हैं। तो अभी ये वर्तमान स्थिति है, नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फिलहाल रशिया, टर्की, इतना ही नहीं इसके अलावा अमेरिका ने, तीनों ने कहा है कि भाई युद्ध रोक दो, मत लड़ो, जरूरत नहीं है ये सब की, हम बातचीत से सुलझाएंगे, पर नहीं मान रहे हैं और बहुत अधिक यहाँ मामला अब गड़बड़ा गया है। तो यह जो पूरा का पूरा मैप है आप लोग की स्क्रीन पर है, क्षेत्र आप लोग को समझ लेना है। एक्चुअल में अजरबैजान, आर्मेनिया, ठीक है, दोनों सीमा साझा करते हैं आपस में, लेकिन जो विवादित क्षेत्र है वह क्षेत्र एक्चुअल में यह वाला है, ठीक है। अभी इस जो नागोर्नो काराबाख है इसके कुछ क्षेत्र पर अजरबैजान का अधिकार है, इसके कुछ क्षेत्र पर आर्मेनिया का अधिकार है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए जो सड़क प्रयोग होती है उस सड़क को बाधित किया था अजरबैजान ने ही। तो ऐसी स्थिति में लोकेशन आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मामला है। तो आपसे कुछ भी एग्जाम पूछा जा सकता है, जैसे कि लेक सेवान पूछी जा सकती है, ठीक है। यह पूछा जा सकता है कि आर्मेनिया से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, या अजरबैजान से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, या कौन सा सागर लगता है इसके साथ में। आपकी बार भी हमने देखा था ना कि यूक्रेन से प्रश्न पूछा गया था, तो यह प्रश्न आप लोगों से आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लोकेशन याद रखिएगा, आजकल बहुत लोकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। क्लियर है इतनी बात, समझ गए, जान गए। तो ये थोड़ी इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अब हम समझते हैं कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र एक्चुअल में क्या है और इनका पुराना विवाद क्यों बना हुआ है, क्या उसके पीछे के कारण, जरा समझते हैं इसको एक बार। तो एक्चुअल में क्या है कि जो नागोर्नो काराबाख वाला जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र बना हुआ है नागोर्नो काराबाख, यह एक्चुअल में अजरबैजान की भूमि पर है, यानी कि जो भौगोलिक सीमा अजरबैजान की मानी जाती है उसके अंदर है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझें तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी पक्ष लेती है अजरबैजान का और नागोर्नो काराबाख को इसका ही हिस्सा मानती है। लेकिन अब एक्चुअल में जो विवाद खड़ा हुआ है वो इस बात पे हो रखा है कि यह जो क्षेत्र है, भौगोलिक सीमा तो अजरबैजान की है, स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो रहने वाले लोग हैं, वह एक्चुअल में आर्मेनियाई है। आर्मेनियाई लोग ईसाई हैं, अजरबैजान लोग मुस्लिम हैं। अब लोग यहाँ के और व्यवस्था भूमि अजरबैजान की, तो इसी पे सारा विवाद है। अब अजरबैजान कहता है मेरे हिस्से में आना चाहिए, बट यहाँ के जो स्थानीय लोग भी हैं और आर्मेनिया भी है, ये चाहते हैं कि ये आर्मेनिया की तरफ रहें, ठीक है। तो अब आर्मेनियाई लोग जो है इस क्षेत्र को 8 शक के रूप में जानते हैं। इनकी बातचीत जो होती है वो नागोर्नो काराबाख नहीं बल्कि ये इसको 8 शक कहते हैं, ठीक है। अब मामला आप लोगों ने समझ लिया। तो 1994 में अलगाववादी युद्ध के बाद से आर्मेनियाई सेना द्वारा इस क्षेत्र के अंदर सरकार चलाई जा रही थी और इसने इसको एक अर्ध स्वायत्त सरकार वाला क्षेत्र अपने यहाँ पर घोषित किया हुआ था। अभी नया विवाद नहीं है, विवाद समझे तो 1917 से ही चल रहा है इन लोग का। 1917 से कभी अजरबैजान कहता है कि मेरे हिस्से में चाहिए और कभी आर्मेनिया कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो आर्मेनिया के लोग ईसाई हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं, इनकी संख्या 1,20,000 से ज्यादा है, बट अजरबैजान की भूमि पर है और यहाँ की जो जनसंख्या है वह मुख्य रूप से तुर्क मुस्लिम है और यह मानते हैं कि हमारे गहरे ऐतिहासिक संबंध है इस भूमि से और हमारे ही जमीन पे है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संबंध और हमारी संस्कृति परंपरा को यह प्रस्तुत करता है। तो यह स्थिति इन लोग की बहुत अधिक पुरानी है। लेकिन क्या हुआ था, जिस समय शीत युद्ध चल रहा था तो सोवियत संघ के तहत अजरबैजान गणराज्य के भीतर इस क्षेत्र को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में माना जाता था। लेकिन जिस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो उसके बाद इस क्षेत्र की जो स्थिति वो बहुत अधिक बदल गई, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोगों ने क्या किया कि खुद को घोषित किया कि हम लोग आर्मेनिया के हिस्से में हैं। इसी वजह से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का जो यह स्थिति थी यह अब पूरी तरह से बदल गई और संबंध इनके जो मधुर होने चाहिए थे वह आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब वर्तमान स्थिति यह है कि इनके संघर्ष अब तक 2 बार हो चुके हैं, यानी कि अब यह इनकी तीसरी लड़ाई है। इससे पहले 2 बार भी ये लोग आपस में लड़ चुके हैं और दोनों ही जो युद्ध हुए थे वह क्षेत्र के लिए ही मुख्य रूप से हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1988 से 1994 में। इस युद्ध के अंदर आर्मेनियाई पक्ष विजित हुआ था। इसने नागोर्नो काराबाख और इसके आसपास के 7 जिलों के ऊपर अपनी पैठ बना ली थी, अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। लेकिन आर्मेनिया कौन सा मानने वाला था, और ऐसा ही होता है, आपका पड़ोसी है तो मौके की ताक में रहेगा, जब मौका मिलेगा तो हम भी तो परेशान रहते हैं ना चाइना से और पाकिस्तान से, तो फिर वही हुआ।
अजरबैजान को मौका मिला 2020 में। 2020 में 44 दिन तक युद्ध चला। 44 दिन के इस युद्ध पे इसने 7 जिले अपने वापस शामिल कर लिए अपने क्षेत्र के अंदर, और नारगोनो कारबाख का भी एक बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो था वह इसने अपने अधिग्रहण में ले लिया। तो अब वर्तमान स्थिति यह है कि नारगोनो कारबाख का 1/3 हिस्सा जो है यह है अजरबैजान के पास, बाकी हिस्सा आर्मेनिया के पास, जिसके प्रयोग के लिए यह एक सड़क का प्रयोग करते हैं, और उस सड़क का जो नाम है एक्चुअल में, उसका नाम है लाचिन कॉरिडोर। ठीक है, लाचिन कॉरिडोर एग्जाम में पूछ सकता है तो आप लोग बता दीजिएगा। तो लाचिन कॉरिडोर का उपयोग यहाँ पर ये लोग करते हैं, जिसको अभी बाधित किया था पहले अजरबैजान के लोगों ने, और अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहीं पे इनका युद्ध भी चल रहा है। अजरबैजान कब्जा करना चाहता है, बट अभी वर्तमान में आर्मेनिया का कब्जा है। आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन विवाद क्या है, इतिहास क्या है, और मामला किन किन पक्षों को शामिल किए हुए, ये बात आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल वही प्रश्न मैंने आप लोग से पूछा। बहुत सरल सा प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ क्या कह रही है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात हो रही है। चर्चाओं में क्यों है ये मंदिर, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पुरानी संसद से नई संसद की ओर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी पिछली संसद है संविधान सदन के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी दौरान जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, एक मंदिर बहुत अधिक चर्चाओं में आया, वह यही 64 योगिनी मंदिर है। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन लोग का यही कहना है कि हमारी जो संसद थी वह बनाई गई थी इसी मंदिर सी संरचना पर, यानी कि जो संरचना इस मंदिर में अपनाई गई थी उसी को ही हर्बर्ट और बेकर ने एक्सेप्ट किया था और पूरे के पूरे संसद भवन का निर्माण किया था। संसद भवन पूरी तरह से गोल थी, जो मुख्य रूप से समय की परिचायक है कि समय निरंतर चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हमने संसद बनाई थी, और ठीक उसी प्रकार से बना हुआ है यह 64 योगिनी मंदिर। अब चर्चाओं में बहुत अधिक है, तो ज़रूरी है कि बातचीत हो, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है। आज के समय में सारा मामला अप्रत्याशित है। तो यह जो मंदिर है यह मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है। यहाँ पर एक जगह है जिसको मितौली कहा जाता है, वहाँ पर है यह मंदिर। यह मंदिर भी संसद की भांति गोलाकार और स्तंभ युक्त है, यानी कि स्तंभों के आधार पर ही सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत कुछ हम देखते हैं। यह जो इमारत है उसमें 164 स्तंभ का प्रयोग किया गया है। कुछ बात जो हमारी संसद की है वह यह है कि इसको निर्माण का कार्य एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था। इन्होंने ही पूरा डिजाइन किया था, तो पूरी समता थी आपस में, इसीलिए ही जोड़ा जाता है 64 योगिनी मंदिर को हमारे संसद भवन से। कब किया था, तो शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। फिर 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसने किया था, वह व्यक्ति थे वायसराय लॉर्ड इरविंग। तो इनके द्वारा जब सब काम हो गया तो फिर इसको केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। बट महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मंदिर की भी है कि एक्चुअल में 64 योगिनी मंदिर का क्या महत्व है, कब बनवाया गया था, आज किस स्थिति में। तो यह मंदिर बनवाया गया था 1323 ईस्वी में। जिन्होंने इसको बनवाया था वह कच्छप राजा थे देवपाल। ठीक है, तो नाम याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यह मंदिर मुख्य रूप से 64 योगिनी इसलिए क्योंकि योगिनियों को समर्पित है। बट एक्चुअल में योगिनी क्या है और उनका क्या महत्व है, इनका जो महत्व है एक्चुअल में वह धार्मिक रूप से अति विशेष है। योगिनी जो होते हैं उनको माना जाता है कि यह योद्धा है और जादूगर नहीं है। इनकी जो मान्यता है वह यह है कि देवी दुर्गा जिस समय रक्तबीज नाम के राक्षस से युद्ध करने गई थी, एक काफ़ी महत्वपूर्ण पौराणिक कहानी है, अगर आपने कभी सुनी हो तो हम देखते हैं कि एक युद्ध हुआ था देवताओं और रक्तबीज के बीच में। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि जब देवता हमारे लड़ रहे थे रक्तबीजों से, तो उस समय रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति भी तेरी खून की बूंदों को जमीन पे गिराएगा तो उन गिरी हुई बूंदों से अनेक रक्तबीज जन्म लेंगे। ऐसा ही हुआ, जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने का रक्तबीजों को मारा गया, जो कि वो चाहते भी थे। तो जब उनको मार रहे थे, उनका खून जमीन पे गिर रहा था, तो उससे अनेक रक्तबीज जन्म ले रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मामला ये आया कि इनके खून को इकट्ठा करना जरूरी है और किसी भी तरह से इनका जो खून है वह जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो जब देवी दुर्गा को बुलाया गया तो उन्होंने ही इस युद्ध में 64 योगिनियों की एक सेना तैयार करवाई। उनको बोला कि यह जो पूरे के पूरा इनका ब्लड है इसको जमीन पे गिरने से रोका जाए। और हम देखते हैं फोटो की, एक जो देवी दुर्गा है फोटो के अंदर वो खप्पर लिए हाथ में खड़ी रहती हैं। तो उसके बाद वो जो प्रतिमा थी, वो जो आकृति है उनकी, वह इसी से ही संबंधित है। तो उसी से रिलेटेड सारा मामला है इनका, और उन्हीं को ही समर्पित था ये पूरा का पूरा मंदिर। तो इसीलिए इस मंदिर में 64 कक्ष हैं जो 64 योगिनियों से संबंधित है। तो इस मंदिर के अंदर हर एक कक्ष की खास बात यह है कि यहाँ पर हर एक कक्ष में शिवलिंग
और एक देवी योगिनी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। हालांकि वह मूर्तियां वर्तमान में नहीं देख सकते, वह काफ़ी नष्ट हो गई हैं, बट यह सब कुछ मान्यता है और इतिहास में ऐसा कुछ रहा था यहाँ पर। और समय के साथ साथ सब चीज़ें नष्ट हो जाती है, जैसा कि हम जानते ही हैं। ठीक है, इस मंदिर का जो मुख्य मंडप है वह इसके सेंटर में है। तो जो इसका मुख्य मंडप है उस मंडप के अंदर एक बड़ा शिवलिंग भी बनाया हुआ है और आप लोग इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे कि आप लोग के सामने ही है आकृति रखी हुई है। तो देखिए ये इसका मुख्य मंडप है, इसके अंदर एक बड़ा शिवलिंग है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर 64 कक्ष अलग अलग इसके इस पूरे के पूरे संरचना के अंदर तैयार किए गए हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? तो एक खुला मंडप मंदिर के बीच में बना दिया गया है जहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग है। तो इस मंदिर का प्राचीन काल से ही बहुत अधिक विशेष महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ज्योतिष और गणित का अध्ययन किया जाता था, उससे संबंधित कार्य किए जाते थे। इतना ही नहीं, इस मंदिर को एक रहस्यमयी तांत्रिक यूनिवर्सिटी के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता था। और आज के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मंदिर को संभाल रहा है, इसके संरक्षण का कार्य कर रहा है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो बेहद महत्वपूर्ण मंदिर है और हम सभी देखते हैं कि कला और संस्कृति से, इतिहास से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। इस तरह के प्रश्न को पूछे जाने की भी पूरी संभावना है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कि यह क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर दे सकते हैं और चीज़ों को कंठस्थ कर सकते हैं अच्छे से। इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान आंदोलन नई बात नहीं है, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन वर्तमान चर्चाओं में इसलिए क्योंकि हमारे संबंध कनाडा से खराब हो रहे हैं। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यह माना है कि बीते दिनों जो एक खालिस्तानी आतंकवादी है जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, उसकी जो हत्या हुई थी उस हत्या में भारत का हाथ था। ऐसा ही स्टेटमेंट आया है अभी। तो इस स्टेटमेंट की वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध काफी ज्यादा गड़बड़ा गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के राजदूतों को पद से हटा दिया है अभी, जिस वजह से मामला और अधिक गर्माया है। बट जरूरी है थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं इस खालिस्तानी आंदोलन के ऊपर, क्या क्या घटना है। तो इतिहास का जो शुरू होता है वर्ष 1940 से शुरू होता है। एक किताब पब्लिश हुई खालिस्तान नाम की, जिसमें यह बताया गया कि खालसा की जो भूमि है वह खालिस्तान है। खालसा मुख्य रूप से सिख धर्म से संबंधित है, तो खालसा की भूमि को ये लोग खालिस्तान कहते हैं। और उसकी मांग लंबे समय चल रही है। कहाँ के लिए? कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसको जोड़ के हम चाहते हैं कि हमें खालिस्तान दिया जाए। तो यह भारतीय अखंडता के विरुद्ध है और इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो इतनी अधिक तेज मांग नहीं थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के बाद इनकी मांग तेज हुई और हमें देखने को मिल जाती है इनकी मांग कि 1947 के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से, ISI की तरफ से और विदेशों में रहने वाले जो अन्य सिख लोग हैं उन्होंने इस पूरे आंदोलन को फंडिड किया। इनसे फंड मिलने के बाद यह आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा, बहुत सारे अनेक लोग इसमें जुड़ने लगे और फिर 1980 के दशक में आने के बाद इस आंदोलन को चरम पे देखा गया। कैसे देखा गया चरम पे? सबसे पहले तो उन्होंने 1983 में जालंधर के जो DIG साहब थे AS आटवल, उनको मार दिया इन्होंने। जब इनको मारा गया DIG साहब को तो मामला काफी गर्मा गया। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार दिया तो सारी स्थिति को समझा गया। तो यह पता लगता है कि कुछ ही समय के बाद में यह जितने भी कार्यकर्ता थे सारे आतंकवादियों ने जाके शरण ली गोल्डन टेम्पल के अंदर। गोल्डन टेम्पल को अंदर से लॉक कर लिया और खालिस्तान की मांग को बहुत अधिक तेज कर दिया। उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इन आतंकवादियों से बचने के लिए और इस खालिस्तानी आंदोलन को दबाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के अंदर जर्नैल सिंह भिंडरवाल और उसके समर्थकों को मारने का आदेश दे दिया था कि इनको निपटा दो। ऐसा ही हुआ, सबको मार दिया गया, गोल्डन टेम्पल खाली करवाया गया। लेकिन क्या हुआ कि इसकी वजह से देश में बहुत सारे सिख लोग नाराज हो गए थे इंदिरा गांधी से कि यह जो सरकार है यह सिख विरोधी है। इस समय इंदिरा गांधी के जो अंग रक्षक हुआ करते थे दोनों ही सिख हुआ करते थे, एक का नाम सतवंत सिंह, एक का नाम बेअंत सिंह था। तो वह दोनों भी इस पूरी की पूरी घटना से रुष्ट थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर के दिन 1984 में उन दोनों ही अंग रक्षकों ने इंदिरा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी और वह शहीद हो गई थी। तो इसी स्थिति में हम यहाँ देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। उनको सलाह दी गई थी कि आप इनको हटा दीजिए, सिख मामला गरमाया हुआ, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे विश्वास पात्र हैं तो इनको रहने दीजिए, इनके पद पे कार्य करने दीजिए। जैसा कि हमको बाद में पता लगता है कि उन्होंने उनके विश्वास को बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचाया, उनके साथ में विश्वासघात किया। लेकिन उसके बाद से यह जो आंदोलन था इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। भारत में इस आंदोलन को दबा दिया गया, सिख आंदोलन नहीं बढ़ा और 1990 के काल तक आते आते यह आंदोलन पूरी तरह से भारत में
में समाप्त हो गया, अब नहीं बढ़ता। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि एक खास व्यक्ति थे जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। उसने प्रयास किया था कि भारत में फिर दोबारा खालिस्तानी आंदोलन को आग देगा, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत ही उसको अरेस्ट करवा दिया। फिलहाल ये जेल में है। तो भारत में तो आंदोलन समाप्त है, लेकिन अलग अलग देशों में, चाहे वह कनाडा हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, यहाँ पे जो सिख लोग रहते हैं या फिर जो आतंकवादी संगठन है वह इसके अन्य लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, कहते हैं कि आंदोलन चलाओ। अभी एक लंबा समय हम लोगों ने देखा कि कनाडा के अंदर बहुत अधिक तेजी से यह आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे फंडिंग हो रही थी। यह लोग वहाँ पर हमारे दूतावास तक पहुँच गए, झंडे को भी उतार दिया, हमारे तिरंगे को उतारा और अपना झंडा फहराया उन्होंने। तो कनाडा के अंदर काफ़ी तेज़ी से ये लोग एक्टिव हो रखे हैं, लेकिन कनाडा सरकार काफ़ी कुछ नहीं कर रही है इनके लिए, जो कि गलत है, करना चाहिए था। तो पूरा मामला काफ़ी दुखद था हम लोगों के लिए, जिसको फिर अभी वर्तमान में भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। और जो यह हत्या हुई है निज्जर की, कह रहे हैं कि भारत ही उसके लिए उत्तरदायी है। क्लियर है बात सभी? तो यह जो पूरा का पूरा खालिस्तानी आंदोलन है, एक लंबे समय से चला आ रहा है, एक लंबा इतिहास है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी आने वाले समय में क्या होगा नहीं पता, लेकिन दोनों ही देशों के संबंध बहुत अधिक प्रभावित हो गए। पहली बात तो तनाव बढ़ गया है। हम भी फिलहाल कनाडा को समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि कनाडा के अंदर काफ़ी तेजी से खालिस्तानी आंदोलन बढ़ रहा है। अगर इनको चाहिए कि भाई खालिस्तान मिले या इनको चाहिए कि कनाडा सरकार समर्थन दे, तो कनाडा के एक हिस्से के रूप में आप खालिस्तान ले सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है उस जगह पे, वह आपके लिए ठीक है। लेकिन भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा सदा सर्वदा। लेकिन G20 की जब बैठक हुई थी तो भी हमने देखा था कुछ तनाव रहा दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच। अब इन्होंने निष्कासित कर दिया है राजदूतों को दोनों ही जगह से, कनाडा वाले ने भारत को और हमने कनाडा के राजदूत को। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में इनके संबंध क्या मोड़ लेंगे और संबंधों को कैसे सुधारेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा था कि अमेरिका भारत की आलोचना करे, लेकिन जो बाइडेन साहब ने साफ मना कर दिया कि भाई अपना अपना मामला खुद निपटो, हमें इन्वॉल्व मत करो बेवजह का, ये ठीक नहीं है। क्लियर है बात सारी। बट इतिहास थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है कि आप लोग याद रखें, और एग्जाम में यदि ऑपरेशन ब्लू स्टार या कोई दूसरा मामला पूछा जाए तो बता दीजिएगा बेहद अच्छे से। जैसे कि आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, एक सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हम लोग बढ़ जाते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ की तरफ। सोशल मीडिया उपयोग की आयु को लेकर बात है, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्तमान में केंद्र सरकार से कहा है कि आप सोशल मीडिया के उपयोग की आयु को निर्धारित करें। इसके पीछे एक्चुअल में कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिस वजह से उच्च न्यायालय ने बोला है। पहली बात तो यह है कि जो भी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता राष्ट्र हित में क्या है। इसी वजह से आजकल क्या है कि बहुत अधिक गलत जो भी विषय वस्तु है वह सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से तेजी से प्रसारित होती है, और जब कुछ वह प्रसारित हो जाता है तो बच्चों के ब्रेन पर, उनकी मानसिक स्थिति पर गलत प्रभाव पड़ता है। वह बहुत जल्दी गलत चीज़ें सीख जाते हैं, जो एनालिसिस किया है। आजकल के समय में हम ये भी देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो उसको सोशल मीडिया हम दे देते हैं, हम उसको खुद ही वीडियो दिखा रहे हैं, गेम खिलवा रहे हैं उसके मनोरंजन के लिए, जिससे कि उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और वह सब चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिससे वह गलत गलत चीज़ें भी सीख ले रहे हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहाँ दिखाया है कि एक्चुअल में यह अब एक सीरियस कंसर्न बन रहा है। इस तरफ सरकार को निर्णय लेना चाहिए और फैसला करना चाहिए, एक पूरी की पूरी पद्धति किस प्रकार से निर्धारित हो। इतना ही नहीं, जब कोई भी आने वाले समय में सोशल मीडिया यूज़ करे तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो और उसे अपनी प्रॉपर जानकारी जो भी है वह सब कुछ प्रोवाइड करवानी है, और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी इसके लिए अच्छा होना चाहिए, जिससे कि केवल योग्य लोग ही सोशल मीडिया का उपयोग कर पाए। क्योंकि बून तो है, लेकिन बून तब है जब आप इसको सदुपयोग में लेंगे। यदि आप गलत उपयोग करेंगे तो यह बून की जगह आपके लिए एक जहर का काम करेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो यह सभी चिंताएं व्यक्त करी हैं फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट ने, और कहा है कि इन सभी के कारण आपको यह सारे फैसले लेने हैं। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्राइवेसी के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ हो रहा है लोगों की, तो प्राइवेसी संरक्षित रहनी ज़रूरी है, और साथ साथ साइबर अपराध से बच्चों की सुरक्षा भी ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के नियम निर्धारित होने चाहिए। हालांकि सरकार ने तो नहीं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने खुद ही कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं, एज निर्धारित कर रखी है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस इत्यादि इत्यादि को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी उम्र कम से कम 13 वर्ष हो। लिंक्डइन के लिए 14 वर्ष निर्धारित करी है इसने खुद। व्हाट्सएप यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप खुद कहता है कि आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप टिंडर, ये किया वाइन यूज़ करना चाहते हैं तो 17 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपकी। टिंडर जैसे कि डेटिंग ऐप वगैरह जो हैं उनके लिए 17 वर्ष की आयु ही निर्धारित की गई है। हालांकि 18 वर्ष की उम्र भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने निर्धारित कर रखी है, बट जो 18 वर्ष वाले प्लेटफॉर्म है वो यह भी कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की परमिशन से भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब, वीचैट, केक मतलब बहुत सारे हम लोग भारत में नहीं भी देखते, तो यूट्यूब, वीचैट वगैरह इसके अंदर शामिल है।
जिनकी स्थिति 18 वर्ष की है। तो यही पूरा का पूरा मामला है कि प्लेटफॉर्म तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन भारत में नियम नहीं है। ज़रूरी है कि भारत में भी नियम हो ताकि उन्हीं रेगुलेशंस के अनुरूप आने वाले समय में सारा कार्यक्रम चले। एक प्रश्न यहाँ से भी आपकी स्क्रीन पर, हालांकि ये जो कंटेंट है प्रीलिम्स के अलावा मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आप इसको अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं या ऐसे में शामिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आज के इस सेशन से संबंधित सब कंप्लीट हो गई हैं बढ़िया से। उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ अच्छे समझा होगा। आप लोग आंसर देंगे तो मैं वैसे ही समझ जाऊँगा कि हाँ सारी बातें मेरी आप तक पहुँच गई हैं। जल्द फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही बातचीत करते हुए आगे भी सीखेंगे। कल रात को 9 बजे समय से आप लोग भी तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।